हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं पदार्थ के ही एक अलग रूप जो बना के रखा है पदार्थ को वर्गीकरण। अब उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण जो होते हैं उन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पदार्थ से ही जुड़ा चैप्टर है। एक्चुअली मैं एक यूनिट 9th का जो हम लोग शुरू किए थे, एक यूनिट में खत्म कर दिया, एक चैप्टर में खत्म कर दिया। और उससे जितना क्वेश्चन जो जुड़ा क्वेश्चन है वो पॉलिटेक्निक में जो आता है उसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लाइव आकर करवाऊंगा। जब एक के पहुंच जाएगा तब आपका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बहुत जल्द पुगने वाला है, मात्र कुछ ही कम है। आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखें तो जरूर पुग जाएगा। वीडियो पूरा वॉच करिए, वीडियो पूरा वॉच करिए, छोड़ के जाइए नहीं, ठीक है। आज थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दिखाए हैं, अच्छे करेंगे आप लोग भी, ठीक है। तो और मैंने जो बताया कि 5 तारीख से फिजिक्स का ऑफलाइन क्लास हमारे कोचिंग केल क्लासेज में चलेगा, तो आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आज के जो टॉपिक है हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। उससे पहले मैं शुरू करने से पहले आपसे 3 चीजें मांगता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा, अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और तीसरा, आप अगर दोनों हैं, नया और पुराना दोनों आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए बाबू, ताकि और लोग आपके माध्यम से मुझसे जुड़ जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाबू, ठीक है। आइए, अब पदार्थ के वर्गीकरण। अब देखिए, पदार्थ के वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब देखो, जैसे बता रहे हैं आपको, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, आखिर हम वर्गीकरण क्यों करते हैं किसी भी चीज की। चाहे आप बायोलॉजी में पढ़ो, चाहे आप इसको फिजिक्स में पढ़ो, और चाहे आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ो, या फिर जीवन के किसी भी भाग में पढ़ो, इसको वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज का वर्गीकरण क्यों करते हैं। जब उसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, संख्या ज्यादा बढ़ पाती है और उसके गुण एक दूसरे से मिलता नहीं है। जैसे हम अपने घर में क्या होता है ना, जब बड़ा परिवार हो जाता है, बिग फैमिली हो जाते हैं हम लोग, तो अलगा होना शुरू करते हैं। अलगा होना समझते हैं ना जी, अपने भाई भाई में क्या होता है, हिस्सा बखरा लगाकर अलगा हो जाते हैं। अर्थात आदमी की संख्या ज्यादा हो गई और विचार अलग अलग हो गए, तो हम अपने विचार को एक साथ साझा नहीं कर पाते हैं, तब उसका हम वर्गीकरण कर देते हैं। अर्थात जो आज का टॉपिक है, पदार्थ का जो टॉपिक है, उसके कुछ रासायनिक गुण हुए, कुछ भौतिक गुण हुए, उसी आधार पर हमारे पदार्थ को अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया, ठीक है। यही हमारा पदार्थ वर्गीकरण का नियम है। जैसे आपने जीव विज्ञान में वर्गीकरण पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। सब चीजों के तमाम वीडियो मैं आपको पैरामेडिकल के लिए भी उपलब्ध कराऊंगा। आप बस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करिए बाबू, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पदार्थ के वर्गीकरण में है, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक संरचना के आधार पे, रासायनिक संरचना, रासायनिक कहने का मतलब ही होता है कि, रासायनिक कहने का मतलब होता है कि एक रिएक्शन वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, अभिक्रिया वगैरह से जुड़ा हुआ होगा, तब इसको हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक कह रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे इसको 3 भाग में बांटा गया। एक भाग है तत्व, दूसरा भाग है यौगिक, और तीसरा भाग है मिश्रण। हम तीनों को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बातें नहीं है बाबू। हम इन तीनों पदार्थों को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। इसके इंटर से लेकर मैट्रिक तक का पूरी पार्ट आपको बताऊंगा। वीडियो आप पूरा देखो, आप जब तक एग्जाम देखने के लायक हो जाओगे, केमिस्ट्री आपको मैं वादा करता हूँ बाबू की जुबानी याद करवा दूंगा, जुबानी याद करवा दूंगा केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री ही नहीं, मैथ फिजिक्स तीनों जुबानी याद रखवा दूंगा। याद रखना, मेरा नाम है मुन्ना, है कि नहीं। एक काम मेरा हमेशा दुगुना होता है, याद रखना, ठीक है। मैं रटवा दूंगा पूरा, लेकिन वीडियो पूरा वॉच करोगे, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ठीक है। अब हम तत्व, इन दो को साइलेंट अभी रखते हैं, ठीक है। तत्व सॉरी यौगिक और मिश्रण को हम क्या रखते हैं, साइलेंट रखते हैं। पहले हमें किसको बारे में पढ़ लेते हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं यौगिक सॉरी तत्व के बारे में। आइए पहले, तो तत्व क्या है, यहाँ देखिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग
अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात आपने कहा कि तत्व वह भौतिक वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक भौतिक मतलब आप फिजिकली हाथ वगैरह से चुन कर या किसी तरह से आप उठा पटक करके ऐसे करके भौतिक होता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं अलग किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आप एक बार और परिभाषा को सुनिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब कहते हैं बाबू तत्व है। जैसे सोना जैसे सोना क्या होता है बाबू? Au। यहाँ देखिए, यहाँ कचरा हो जाएगा, इधर देखिए, सोना Au हो गया बाबू। Au को हम कथी कहते हैं? सोना। Au है बाबू। अगर हम चांदी का है तो Ag है, Ag, ठीक है, Ag चांदी है। एक किसी भी भौतिक विधि से और रासायनिक विधि से दोनों का दोनों क्या तांबा भी ले, जो कोई भी तत्व जो है किसी भी तत्व को लोगे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तत्व सोना ही रहेगा हमेशा, चांदी ही रहेगा हमेशा, ऑक्सीजन ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके अभिक्रिया में क्या होता है? ये अभिक्रिया करते हैं ये लोग। हाँ, सोना अभिक्रिया नहीं करता है। सोना किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वायुमंडल में इसको यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसीलिए सोना को आभूषण बनाया जाता है। सोना और चांदी को आभूषण बनाया जाता है। इसको नोबेल धातु भी कहा जाता है। नोबेल धातु भी कहते हैं बाबू, नोबेल धातु। ये नोबेल धातु भी इसको हम कहते हैं। सोना को हम क्या कहते हैं? नोबेल धातु भी कहते हैं। चांदी को क्या कहते हैं? नोबेल धातु भी कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? नोबेल धातु कहते हैं। अक्रिय धातु कहते हैं। क्यों? ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जो अभिक्रिया ही नहीं करता है उसे हम अक्रिय कहते हैं। ठीक है। इसलिए हम आभूषण में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आभूषण की बात आ गई तो सोना के 22 कैरेट सोना को ही हम आभूषण बना सकते हैं। 24 कैरेट सोना को आभूषण नहीं बनाया जाता है, काफी लचीला होता है। अब आ जाइए बाबू तत्वों की विशेषता। तत्वों के विशेषता क्या? मैं धातु के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। 10वां का 3रा नंबर चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें धातु के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल कंसंट्रेशन बनाए रखिए और विषय वस्तु से मत रखिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है तत्व की विशेषता। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। बात सही है बाबू। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अभी मैंने आपको चर्चा कर रहा था सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन तमाम चीजों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था क्योंकि ये सब एक ही तत्व से मिलकर बना होता है। इसमें कोई और चीजें उपस्थित नहीं होता है। सोना के अंदर चाहे चांदी के अंदर चाहे तांबा के अंदर कोई भी और चीजें उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए तत्व का एक विशेषता में हम लिख सकते हैं तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है बाबू दूसरा नंबर, तत्व के एक विशिष्ट गुण होता है। जैसे मैंने अभी सोना के बारे में चर्चा किया ना कि वो उसका आभूषण बनाया जाता है। वो मुक्त अवस्था क्यों आभूषण बनाया जाता है? क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। अब कितना लोग के दिमाग में वो कीड़ा चल रहा होगा। जानते कीड़ा कौन है? वो मैट्रिक वाला कीड़ा है। मैट्रिक वाला कीड़ा बोलो सोना को भुलाया जाता नहीं है कवारेजिया में, तो बाबू उससे ज्यादा हम आपको बताएंगे। टेंशन ना लीजिए कि में कौन घुलता है, हमारा सब पता है। बस अभी विषय वस्तु को पकड़ के चलिए। ठीक है। आपके एक एक सवाल का जवाब जब आप मेरे वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा, एक दिन जब कहेंगे कि मेरा क्लास बाबू समाप्त हो गया, अब इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, तो उस दिन आपको एक भी टॉपिक छूट जाएगा ना तो हमसे सवाल करिएगा कि सर आपने इसको छोड़ दिया था। आप जितना नहीं जानते हैं ना उससे ज्यादा बताएंगे आपको, तब ना आपका पॉलिटेक्निक में रिजल्ट बनेगा। ठीक है। आइए देखिए युवा, तो तत्व के एक विशिष्ट गुण होता है। ठीक है। तो मैंने मैं बताया कि तत्व हर तत्व का एक विशिष्ट गुण होता है। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या होता है? आभूषण होता है क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी भी गैस या धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अब यहाँ पे एक नोट वाली बात है। यहाँ पे अभी तक 111 तत्वों का खोज किया गया है। अभी तक ब्रह्मांड में कितने तत्वों को ज्ञात है? 100। कभी कोई बुक 118 लिखता है तो अलग बातें हैं बाबू। 18 तत्व 118 भी हो सकते हैं,
लेकिन हमने जो बुक पढ़ा इसमें एनसीईआरटी में भी 111 तत्वों का ही मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं। अभी तक 111 तत्वों का खोज किया गया है, जिसमें सभी 92 तत्व ज्ञात है, लेकिन कोई भी किताब लिखा है ये 92 को नहीं छोड़ा है, 92 तत्व ही अभी तक ज्ञात है। 111 तत्व चाहे 118 खोज हो चुका है मान लेते हैं, लेकिन अभी कितना तत्व ज्ञात है, 92 तत्व ही ज्ञात है हमारे पास। चलिए दूसरा टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जल। जल एक तत्व नहीं है। क्यों नहीं है जल तत्व, तो सुनिए बाबू, जल जल एक तत्व नहीं, ये यौगिक है। क्यों यौगिक है, क्योंकि जब मान लीजिए एक बीकर ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए एक बीकर ले लिए और इसमें जल भर दिए बाबू, का भर दिए, जल भर दिए तो क्या हो गया, जब इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे तो जल में विद्युत विच्छेदन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये भी पढ़ाएंगे, टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है, इंटर का टॉपिक है, मस्त पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए। ये विद्युत विच्छेदन होता है। क्या होता है बाबू, विद्युत विच्छेदन होता है। विद्युत विच्छेदन जब होता है तो यह टूट जाता है H+ में और OH- में टूट जाता है। तो बताइए ना, दो गुण इसमें है कि नहीं है, टूटा कि नहीं टूटा, अब यही टूट जाता है, जिसके कारण हम कह देते हैं कि तत्व कथी है, जल क्या है, एक यौगिक है, तत्व नहीं। ठीक है, तो आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए अब कह रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण। अब देखिए हमने 3 चीजें उसमें था, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मैंने आपको बताया कि तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं तत्वों के बारे में। तो तत्वों का वर्गीकरण, पहला धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों को 3 भाग में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। कई भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। अब कह रहा है धातु किसे कहते हैं, तो बाबू 3 भाग में तत्वों को बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब धातु किसे कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे हम धातु कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक और हो सकता है, जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है उसे हम धातु कहते हैं। अर्थात धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने के टेंडेंसी होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सोडियम, कहिए बाबू, सोडियम 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है बाबू। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अधिक है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा, +1। ये इसका एक आयन आ गया, यानी कि किसके अंदर त्यागने की क्षमता है, धातु के अंदर। और इलेक्ट्रॉन जिसे मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो बात कही वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए एक विद्युत पावर प्लांट है बाबू, विद्युत पावर प्लांट, मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारा एक विद्युत पावर प्लांट है बाबू, और यहाँ से 3 तारे निकली है। ठीक है, और ये हमारे एक बल्ब के अनुसार, बल्ब से ये पहुंचा और हमारे बल्ब को जलाने में मदद किया। तो अगर ये एल्युमिनियम या कोई या तांबा या चांदी का जो तार अगर नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंचता, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचता। तो इसको ढोने का काम कौन किया है, तो ढोने का काम तार किया है। तांबा का हो चाहे एल्युमिनियम का हो चाहे सिल्वर का हो, जिसका भी हो, ढोने के काम कौन किया है, तार के माध्यम से। और तार किसका बना हुआ है, धातु का बना हुआ है। इसीलिए हम धातु को हम कहे हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, आइए बाबू अब धातु के गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धातु के गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होता है बाबू, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक। देखिए बाबू, धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगर चमक नहीं होता तो नाक में के, कान में के, मुंह में के बनवाते नहीं, न बनवाते। इसीलिए धातु में चमक है, इसीलिए नाक, कान, मुंह में के बनता है।
अगर नहीं होता तो हम लोग लोहा नहीं लटकाते हैं कान में, लटकाते हैं क्या? मंटीका लोहा का नहीं बनता, सोना का बनता है। सोना धातु, हाँ लोहा भी एक धातु ही है, ऐसा नहीं कि लोहा धातु नहीं है, लेकिन धातु के वो जो हमने चमक के बारे में बात कहे हैं ना, तो धातु एक चमकीला होता है, तो सोना हमारा सबसे ज्यादा चमकीला हो गया, जिसके कारण हम उसको आभूषण बनाते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, ये हम बात कर लेते हैं धातु। धातु उष्मा, उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आपने तो विद्युत को समझ गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने का काम कौन करता है? धातु करता है। लेकिन उष्मा अभी आप नहीं समझे, तो बउआ कभी लड़का में क्या किए होंगे? घूरा धनकाए होंगे, धनकाए है ना जी। मान लीजिए घूर धनकल है, आय में कब आप क्या किए होंगे? रड घुसा दिए होंगे, ऑली खोरने के लिए, पकाने के लिए रड घुसाए होंगे, और ओकरा के चला चला के लाल किए होंगे। अचानक देखते होंगे जब ये गर्म होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे आपका हाथ लग भी जलन महसूस होने लगा। अचानक कुछ देर तक छोड़ के कहीं चले गए, फिर इसको उठा रहे हैं, तो आपका यहाँ हाथ जलने लगा। काहे जलने लगा? क्या कि यहाँ का उष्मा का स्थानांतरण यहाँ तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? देखिएगा, जब विद्युत का आयरन जब देखे होंगे ना जी, विद्युत का आयरन जिससे किया जाता है कपड़ा का आयरन, जो जब किया जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे नाइक्रोम का तार जलता रहता है। कथी जलता रहता है बाबू? नाइक्रोम का तार जलता है। ये गर्म होता है, तो ये जो इस प्लेट पर अपना विद्युत जो मतलब उष्मा जो है इस प्लेट पर दे देता है। अब इस प्लेट को गर्म कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपना कपड़ा आयरन करते हैं कि नहीं करते हैं? आराम से करते हैं, क्यों? ये गर्म हुआ, नाइक्रोम के तार में बिजली है, ये गर्म हुआ, और इस गर्म प्लेट ने इस प्लेट को गर्म कर दिया। इस प्लेट ने क्या कर दिया? वस्त्र को आयरन करने में मदद किया कि नहीं कर दिया? तो हम इसीलिए ये विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है बाबू? विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। हम हिवा देख लीजिए, धातु आघात वर्धनीय और तन्य होता है बाबू। आघात वर्धनीय तो समझ में आ रहा है, तन्या नहीं समझ में आपको आ रहा होगा। आघात वर्धनीय का मतलब होता है थुथुर प्रजाति। आप उसको कितनों पीटिए लमड़ते रहेगा, टूटेगा नहीं। अर्थात अंबुजा सीमेंट वाला बात कह रहे हैं। कहने का मतलब हुआ आघात वर्धनीय। जैसे सोना को देख लीजिए, देखिए ये धातु जो आप पढ़ रहे हैं इतना ही नहीं है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए 10वां में घुसने का इंतजार करिए। ये जैसे चैप्टर सब खत्म हो जाएगा, इसमें कि जितना टॉपिक सब है जब मैं खत्म कर दूंगा, तो जस्ट 10वां में घुसूंगा, वहां आपको डीपली समझ में आएगा। हर चीजों का एक जोड़ है, तोड़ है, ऐसा कोई चीज का छोड़ यहाँ पर नहीं है, सब चीज का यहाँ पे जुगाड़ है। ठीक है, याद रखिए, चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, युवा देखिए, धातु का आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय जैसे सोना क्या होता है? सोनार सब पीट पीट के पतला पतला नाक में के, कान में के बना देता है, मंगटिका बना देता है, गर्दन में घंसुली बना देता है, ये सब तमाम चीजें बना देता है सोनार, उसको पीट पीट के। और सोना बहुत ज्यादा आघात वर्धनीय तत्व है, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता सोना का होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं तन्यता के। तन्यता मतलब होता है मजबूती। जैसे क्या होता है, जैसे हम अपना ट्रेन जो चलाते हैं, तो पुल जो पर ट्रेन का पटरी होता है, इतना भारी लोड को कैसे ऑब्जर्व कर लेता है? क्योंकि यह काफी ज्यादा हार्ड होता है ना, तो तन्य होता है। क्या होता है बाबू? तन्य होता है, जिसके कारण इसे इतना लोड बर्दाश्त करते थे। छत वगैरह भी आज ढाला जा रहा है, घर का पुल वगैरह भी लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी तन्यता काफी ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। ये क्या होता है? लचीला इसके अंदर नहीं होता है, ये काफी ज्यादा मात्रा में तन्य होते हैं, जिसके कारण इसका इस्तेमाल आज, और धातु के इस्तेमाल जिस देश में ज्यादा होता है वह देश उतना ही ज्यादा समृद्ध माना जाता है। जिस देश में जितना अधिक धातु का खपत हुआ वह देश उतना ही ज्यादा समृद्ध माना जाता है। जैसे जिस देश में धातु का खपत ही नहीं हो पा रहा है, वो देश क्या कहलाता है? गरीब के श्रेणी में डाल दिया जाता है। अर्थात जिसका स्ट्रक्चर पावर ज्यादा होगा, जिसके आयरन की खपत ज्यादा होगा, धातु की खपत ज्यादा होगा, वह देश और आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, तो धातु की खपत पर भी निर्भर करता है देश के विकास। चलिए बाबू, अब बात करते हैं, अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए बाबू, अधिकांश धातु, सही बात है कि कमरे के ताप पर अधिकांश तत्व जो है, धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन पारा एकमात्र ऐसे धातु है, पारा आप लोग जानते हैं, पारा एकमात्र ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर।
चलिए ये भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए बाबू, धातु पर हथौड़ा से मारने पर धातु से टन टन की आवाज आती है। जैसे जैसे आप लोहा को पीटना शुरू करिएगा उस पर टन टन की आवाज आएगा। इससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना मजबूती है और वह धातु ही है, कोई और नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू। चलिए ये वीडियो लंबा ना हो जिसके वजह से मैं इतना ही पे रहने देता हूँ। कल मैं आपको धातु और अधातु उपधातु को एक साथ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक इस वीडियो में तो धातु और उपधातु अपलोड होगा नहीं, क्योंकि दोनों के अलग अलग गुणे हैं, अलग अलग ब्रांच है, तो अलग अलग किसी तरह से 10-15 मिनट ले लेंगे। इसी कारण मैं आज इसको करस्पॉन्ड कर रहा हूँ। कल आपको धातु और उपधातु का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आप देखना ना भूले बाबू, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूं। पहला, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा, अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए। तीसरा, आपसे एक ही चीज मांगता हूं, दोनों आदमी मिल जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां शेयर कर सकते हैं करिए बाबू। और सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।